नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 1.3। प्रश्नावली 1.3 में दो तरीके के सवाल हैं। एक तो इस तरीके के कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की जो सवाल आएंगे उनमें आपको √2, √3 या √5 इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का जो करने का पैटर्न है उस बिल्कुल सेम है। हम यहाँ √5 को करेंगे, सेम इसी प्रकार से √2 या √3 को भी किया जा सकता है। वैसे इन तीन में से ही हमेशा सवाल आता है और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, और तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन है इसमें वो है रूट वाली संख्या प्लस एक अन्य पूर्णांक को इसके साथ मिक्स करके दे दिया जाएगा, जैसे 2 + √3 या √3/2 या 3 × √5। इस प्रकार के जो मिक्स संख्या हैं उनको अपरिमेय सिद्ध करने को बोला जाएगा। तो हम ये भी सीखेंगे, लेकिन ये सवाल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शुरू करते हैं। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हमको 4-5 चीजों पे ध्यान देना है। जो 4-5 छोटी छोटी बातें इस हल में आएगी तो उनको पहले से सीख लेते हैं ताकि बीच में से हमारा ब्रेक नहीं हो। तो पहली बात जो है वो है प्रमेय 1.3 जो आपके सामने लिखी हुई है। ये प्रमेय क्या कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या, कोई एक अभाज्य संख्या है, 2 हो, 3 हो, 5 हो। यदि वो p² को विभाजित करती है, यानी किसी संख्या के वर्ग को वो विभाजित कर रही है, यानी उसका भाग पूर्ण उस वर्ग में जा रहा है, तो pa को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको समझते हैं। जहां a धनात्मक पूर्णांक है, अब हम इसको समझने की करते हैं कि जैसे 2 का वर्ग है 8, ठीक है, 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25। ठीक है, तो ये जो वर्ग है, ठीक है, इन वर्गों में जिन जिन अभाज्य संख्याओं का भाग इनमें जाएगा उनका इनमें भी जाएगा। जैसे इसमें किसका भाग जाता है 2 का, तो 2 का इसमें भी जाएगा। इसमें किसका जाता है 3 का, तो 3 का इन दोनों में जाएगा। इसमें किसका जाता है 2 का, तो इसमें भी। कोई ये भी कह सकता है इसमें 8 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। खाली अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है कि जिन अभाज्य संख्याओं का भाग वर्ग में जाता है उनका संख्या में भी जाएगा। यानी किसी संख्या के वर्ग में जिन जिन अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है उस संख्या में भी उन अभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा। ये प्रमेय 3। दूसरा जो हमको इसमें जरूरत पड़ेगी वो है सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, या को प्राइम जिसको कहते हैं अपन। को प्राइम के बारे में देखेंगे। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वे संख्याएं होती है जो किसी एक संख्या द्वारा विभाजित नहीं होती है। अभाज्य तो आप जानते हो, जैसे 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता है खुद के और 1 के अलावा। ठीक है, इसी प्रकार 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 9 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। ये तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन सअभाज्य संख्या वे होती है जो 2 संख्याएं होती है और उन दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 14 और 15, सोचो दोनों ही भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ये भाज्य कैसे? इसमें 2 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, इसमें 3 का जाता है, 5 का जाता है, तो दोनों ही भाज्य। लेकिन अगर इनको साथ में देखें तो ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्यों है कि इसमें भाग जा रहा है 2 और 7 का, इसमें जा रहा है 3 और 5 का। तो कोई कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, जैसे मैं 5 और 15 ले लूं
तो 5 और 15 ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में 5 का भाग जाता है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। तो मोटे मोटे अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे अपन कोई संख्या बटा में लिखते हैं ना, तो अपन जैसे बटा में लिख दिया 5/10, तो जब तक ये सहभाज्य नहीं है तब तक हम इसको काट सकते हैं। जब हम इसको काटना बंद कर दे कि अब आगे नहीं कटेगी, तो इसका मतलब वो क्या आ गई, सहभाज्य आ गई, क्योंकि काटते हम कब है, जब किसी कॉमन संख्या का भाग दोनों में जाता है। तो ये सहभाज्य नहीं है, इनको अपन काट देंगे, ये काटने से आ गया 1/2, ये अब क्या आ गई, दोनों सहभाज्य आ गई। तो एक हमको ये पता होना चाहिए कि सहभाज्य क्या होता है। तीसरा है हमारा विरोधाभास द्वारा सिद्ध, यानी कि हम क्या करेंगे कि हमको जो सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मानेंगे, और हम आगे जाके पाएंगे कि हमने जो माना उसके आधार पे हम गलत जगह पहुंच गए। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत था, तो दूसरा जो पक्ष है वो सही है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है यहाँ, या तो ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे आप यहां खड़े हो, ठीक है, यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं आपके पास, यहां आप खड़े हो, यहां से कितने रास्ते जा रहे हैं, 2। उदयपुर मान लिया इस रास्ते पर है, ठीक है, आपका एक दोस्त कह रहा है नहीं इस रास्ते पे, आपको पता है कि उदयपुर इस रास्ते पे, आपका दोस्त कह रहा है, आपको यह सिद्ध करना है कि उदयपुर इस रास्ते पे। तो एक तरीका तो सिंपल सा हुआ, आप उसको लेके जाओ सीधा इधर इस रास्ते पे, और जाएगा, आगे जाने पर उदयपुर आ गया तो आप कह दोगे, क्या कहोगे कि ये देखो मैंने सिद्ध कर दिया कि ये उदयपुर, तो सीधे रास्ते पे गए, तो यहां कोई विरोधाभास नहीं है। अब यहां दिक्कत ये है कि बाय द वे यहां अभी रोड बंद है, उदयपुर के होने के 2 ही ऑप्शन है, या तो उदयपुर इधर है या इधर है, तो इधर रास्ता बंद है। अब आपके पास विरोधाभास द्वारा सिद्ध करोगे, आप कह रहे हो कि उदयपुर इधर है, लेकिन आपका दोस्त कह रहा है उदयपुर इधर है, और आपको ये सिद्ध करना है कि उदयपुर इधर है। आप क्या करोगे, आप कहोगे लो मान लिया कि भाई इधर है, तो चलो, आपको पता है उदयपुर उधर है, आप मान रहे किधर हो, इधर, और आप इधर चले, इधर चलने पे आगे उदयपुर नहीं आया, यानी कि आपने जो माना, यानी जो माना वो गलत हो गया। आपने माना उदयपुर इधर है, और इधर चलने पर उदयपुर आगे नहीं आया, तो हमने माना कि उदयपुर इस रास्ते पे, वो बात गलत हो गई। अगर ये गलत हो गई तो ऑप्शन 2 ही थे, तो ये सही होगी। तो इस प्रकार से कि जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान करके भी हम उस बात को सिद्ध कर सकते हैं, इसको कहते हैं विरोधाभास द्वारा सिद्ध। चौथी बात जो है वो है कि 2 पूर्णांकों के गुणनफल दोनों से भाज्य होता है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आप, कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो जो गुणनफल आएगा उसमें दोनों का भाग जाएगा। इसको अगर संख्या के हिसाब से समझो तो जैसे 5 × 4 है 20, तो 20 जो है वो उसमें 5 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। अब ऐसे तो सवाल समझ में आ जाते। अब इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे 5b का गुणा हो रहा है और आ रहा है c, 5 और b का गुणा करने से c आ रहा है। सब पूर्णांकों की बात है, यहाँ जितनी भी बात होगी सब पूर्णांकों की होगी। तो 5 का b से गुणा होने पे क्या आ रहा है, c आ रहा है। इसका मतलब c के अंदर 5 का भाग भी जाएगा और b का भाग भी जाएगा। 5 का भाग जाएगा c में तो b आ जाएगा, b का भाग जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि c जो है वो c 5 से भाज्य है। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले ये 4 बातें अच्छी तरह से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके वापस ये 4 बातें समझ लेना। ये 4 बातें समझ में आएगी तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं रूढ़ 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो समझ लेना, हम केवल रूढ़ 5 को करेंगे,
बाकी √3 और √2 की भी प्रैक्टिस कर लेना, इन तीनों में से एक सवाल अक्सर आ जाता है। तो हम अब यहां ध्यान देना, हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, और हम इसको मान क्या लेंगे, परिमेय। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने सिद्ध करना था हमको कि √5 एक अपरिमेय, हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अब हम इस रास्ते से आगे जाएंगे तो हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय, और हमने माना गलत और आगे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे। जब हमको पक्का पता चल जाएगा कि हम गलत जगह पहुंच गए, इसका मतलब हमारी जो शुरुआत थी वो गलत थी, और शुरुआत गलत थी इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या है, ये शुरुआत थी और ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने ये इसको परिमेय माना तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, अंतिम P/Q यानी काटने के बाद को प्राइम संख्या। ठीक है, तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ठीक है P व Q क्या है, पूर्णांक है, ये हम परिमेय संख्याओं की परिभाषाओं में पढ़े, एवं सह अभाज्य है, यानी कि अगर ये कट रहे हैं तो कट जाते हैं, तो इसके बाद सह अभाज्य के रूप में ये आते हैं। तो यहां हमारे हिसाब से अगर हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो P/Q के रूप में लिखते हैं, और P और Q क्या हो जाते हैं, सह अभाज्य हो जाते हैं। तो हम यहां तक हम इस बात पे पहुंचे कि P और Q दोनों क्या है, सह अभाज्य है, यानी दोनों में किसी सेम संख्या या एक संख्या का भाग नहीं जाता है। शुरू करते हैं आगे। अब क्या करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा √5Q बराबर P, और अब इसका दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या किया हमने, का वर्ग करने पर। ठीक है, इसको हल करो तो 5Q² बराबर P²। अब यहां देखो हमारा जो चौथा नियम क्या था कि अगर दो संख्याओं का गुणा होने से जो गुणनफल आता है वो दोनों संख्याओं से भाज्य होता है। तो यहाँ 5 का गुणा Q² से हो रहा है, और क्या आ रहा है, P²। इसका मतलब क्या हुआ कि P² जो है वो 5 और Q² दोनों से भाज्य होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः P² 5 से भाज्य होगा। और एक और नियम हमने पढ़ा कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा, यानी P के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, 5 से भाज्य है, तो P² में 5 का भाग जा रहा है तो P में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, एवं P भी 5 से भाज्य होगा, कारण प्रमेय 1.3 जो है ये बात कहती है, प्रमेय 1.3। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सिद्ध कर दिया कि इस P में 5 का भाग जाता है। ठीक बात है। अब हम शुरू करते हैं आगे कि अगर P में 5 का भाग जाएगा तो भाग दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, ये काम आएगा, और इसको नंबर दे दो 2, ये भी आगे काम आएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सिद्ध कर दिया कि P में 5 का भाग जाता है। अब P में 5 का भाग जाता है, भाग जाने का मतलब क्या होता है कि हम किसी संख्या में भाग देते हैं और उसका जो हल है वो पूर्णांक आता है तो हम कहते हैं भाग जाता है। बाकी तो भाग तो किसी का भी किसी में चला जाता है, लेकिन दशमलव में आते हैं, तो अगर भाग जाने का मतलब एक पूर्णांक आएगा। तो यानी 5 का भाग P में जाता है तो भाग देने पर एक पूर्णांक आएगा। तो लिखते हैं कि माना, अब भाग तो जा ही रहा है, P में 5 का भाग दिया, इसको हमने मान लिया x,
भाई p में 5 का भाग जाता है तो भाग देने पे जो भागफल आता है उसको हमने x माना, तो भागफल पूर्णांक आएगा। तो जहां x पूर्णांक है, ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, इसको इधर ले जाओ, तो p बराबर कितना हो गया 5x, p बराबर हो गया 5x। इसको मान लो, ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको मान लो 3। अब ये जो p का मान है कितना 5x, उसको समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 3 से p का मान 1 में रखने पर, समीकरण जो 3 में p का मान है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये था हमारा समीकरण, यहां रख दो, हाँ सॉरी, 5q² बराबर, यहां p² था, यहां p का मान हम कितना रख देते हैं, समीकरण 3 से रख देते हैं 5x। तो ये हो जाएगा, इधर ले लेते हैं हम, 5q² बराबर p की जगह कितना आ जाएगा 5x, और यहां p² था तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। हल करते हैं आगे, तो 5q² बराबर 25x², कोष्टक घटा दिया, 5 का वर्ग 25 हो गया, और इसको ले लेते हैं इधर, तो q² बराबर 5x² आ गया। ये 5 इधर बटा में गया, 25 से 5 कट के। अब यहां ध्यान दो कि 5 का गुणा x² से होने, सेम वही बात वापस आ गई कि 5 का गुणा x² से होने, ये दोनों पूर्णांक है, इन दो पूर्णांकों का गुणा होने से q² आ रहा है, तो 5 का भाग किसमें जाएगा, q² में जाएगा, यानी इन दोनों के गुणनफल के रूप में q² आ रहा है, तो गुणनफल में x का भाग भी जाएगा, और सॉरी 5 का भाग भी जाएगा और x² का भाग भी जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः q² 5 से भाज्य होगा। और हमारे प्रमेय कहती है कि अगर किसी के वर्ग में 5 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा, एवं q भी 5 से भाज्य होगा। इसको नंबर दे दो आप 4, ठीक है। तो हम अब यहां देखो कि हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि q भी 5 से भाज्य होगा। और अब यहां देखो 2 में ये, हाँ ये किससे हुआ प्रमेय, 1.3 से। तो 4 नंबर और 2 नंबर, दो जो पंक्तियां हैं हमारे उन पे गौर करो। 2 नंबर पंक्ति कह रही कि p भी 5 से भाज्य है, और 4 नंबर कह रही q भी 5 से भाज्य है। तो लिखेंगे 2 व 4 से, 2 कह रही है, 2 क्या कह रही है कि p 5 से भाज्य है, 4 कह रही है कि q 5 से भाज्य है, इसका मतलब p और q दोनों 5 से भाज्य है। क्या है, दोनों से क्या निकल रहा है कि p व q 5 से भाज्य है। अब सोचिए हमने शुरू में क्या माना था, हमने कि ये परिमेय है, तो p बटा q के रूप में होगी, जहां p और q क्या है सहभाज्य। अगर p और q सहभाज्य होती तो दोनों में एक संख्या का भाग नहीं जाता, यानी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है मतलब हमारी ये बात गलत है, ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। अतः ठीक है, p व q क्या है सहअभाज्य नहीं है। और हमने जो बात मानी ना, क्या मानी, तो हमारी बात यहां गलत सिद्ध हो गई कि सहअभाज्य, और यहां सिद्ध हो गया कि सहअभाज्य नहीं, हम गलत जगह पहुंच गए, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। अतः हमारी परिकल्पना
क्या परिकल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है ये जो परिकल्पना हमने की कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुई और हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हो गई। जो हमने माना कि √5 एक परिमेय है, ये बात गलत सिद्ध हुई और ये गलत सिद्ध हुई, इसका मतलब सही बात क्या होगी कि यह एक एवं √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई परिमेय है, ये बात गलत सिद्ध हो गई और ये गलत सिद्ध हो गई, इसका मतलब सही क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेम इसी प्रकार से आपको √2 और √3 के लिए करना है। सेम पैटर्न, सेम स्टेप रखनी है, केवल जहां √5 आ रहे हैं वहां √2 √3 ये आ जाएंगे, बाकी सेम पैटर्न रहेगा और इससे इन दोनों की करने की कोशिश करना। ये दोनों सवाल जो है वो उदाहरण में दिए हुए हैं और वहां से आप ट्राई कर सकते हो। तो आज के वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।